हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 20 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। बोला है एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यहाँ पे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक फार्मूला है उसी का उपयोग करेंगे। बेसिक फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए 45 मिनट में मंजिल तक अगर पहुंचना होता है तो स्पीड रखता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इसके मंजिल की दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय इसके मंजिल का दूरी हो जाएगा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 45 मिनट का समय लगता है, तो चाल गुना समय यानी उसके मंजिल की यही दूरी होगी। अब इस दूरी को अब 36 मिनट में पहुंचना चाहता है। इस दूरी को कितने समय में तय करना चाहता है, 36 मिनट में। तो चाल क्या होगा, तो इतनी दूरी तय करना है इतने समय में, तो दूरी बट्टा समय आपका चाल निकल जाएगा। जब आप इसको पूरा लिखते तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते, 45 मिनट लिखते, 36 मिनट लिखते, मिनट से मिनट आपका कैंसिल हो जाता, ऊपर में केवल किलोमीटर प्रति घंटा बचता यानी कि चाल बचता। ओके, अब आप इसको सोल्व करिए। जब काटिएगा 9 से तो 9 चौके 36 हो जाएगा और यह आपका 9 पंचे 45 हो जाएगा। 65 गुने 5 यानी कि यह 325 हो जाएगा, बट्टा में 4 है तो 4, 325 बट्टा 4 यानी कि यह आपका हो जाएगा 81.25। तो 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चाल इसको रखना पड़ेगा, यही गति रखना पड़ेगा। अगर यही गति आपको रखना पड़ेगा अगर इस दूरी को 36 मिनट में तय करना चाहता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। बोला है 2x + 9/x बराबर 4 हो तो 27x³ + 1/27x³ का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो जिसका वैल्यू पूछा है यानी जो क्वेश्चन है उसे भी अरेंज करना पड़ेगा और जिसका मान दिया गया है उसे भी अरेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको ही अरेंज करते हैं। 27x³ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए यह आपका 27x³ हो जाएगा। 27 के लिए 3 का क्यूब x है तो x प्लस उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1/27x³ है, इसके लिए भी लिखेंगे 3x का होल क्यूब। मतलब हमें इसी का वैल्यू निकालना है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 27x³, तो 27 के लिए 3x होल क्यूब है तो होल क्यूब प्लस 1/27x³, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 3x का होल क्यूब। अब आगे चलिए। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अगर इसको a³ + b³ के फॉर्म में समझे तो a के स्थान पर 3x है और b के स्थान पर 1/3x है। तो a³ + b³ का मान हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब a + b का वैल्यू हमें मालूम होगा। आइए इसको अब थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। वैल्यू किसका दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 2x + 2/9x का। इसका वैल्यू आपका दे रखा है, कितना दे रखा है वैल्यू, 4 वैल्यू दे रखा है। ओके, और इसी के मान से इसका मान पूछा है। तो एक बार दोनों को मैच कराइए। यहाँ पे देखिए a के स्थान पर क्या है 3x है, यहाँ पे a के स्थान पर 2x, तो यह दोनों सेम डाटा होना चाहिए। यहाँ भी 3x है, यहाँ पे अगर 3x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। यहाँ पे 1/3x है तो यहाँ भी 1/3x होना चाहिए, तभी हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं क्यूब वाले का। तो अब हमें इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए गौर से समझिए, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, यह बात आपको पता है। दोनों तरफ अगर एक ही काम किया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें 3x चाहिए, तो सबसे पहले 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 हटाना पड़ेगा तो इसके लिए हम 2 से भाग करेंगे और फिर यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, तो 3 से गुना करेंगे। तो अगर हम इस पूरे में 3/2 से गुना कर दें, जिससे भी गुना करेंगे पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से x में गुना, 3x यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके बराबर वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो बाईं ओर आप 3/2 से गुना किए हैं तो दाईं ओर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 से गुना करना पड़ेगा। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करिए, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब 3/2 से गुना करिए दोनों में, इसमें जब गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से x में गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x। देख लीजिए यहाँ भी a के स्थान पर 3x, यहाँ भी a के स्थान पर 3x। 3/2 से जब आप इसमें गुना करिएगा, प्लस है तो प्लस, 3/2 से जब इसमें गुना करिएगा, इससे तो दोनों में गुना होगा ना, चूंकि ब्रैकेट के बाहर गुना में है,
तो गुना करिए 3 से, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 तिया 9, यानी ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा 3x बचेगा। इस फॉर्म में आपका डाटा आ ही जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर में 1 बचेगा, 3 तिया 9 मतलब नीचे में 3x बचेगा, बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूना 4 यानी कि 2 तिया 6, तो इसका वैल्यू आपका आ गया 6। 3x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना आ गया 6। 3x क्यूब प्लस 1/3x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो अब हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू दे इस तरीके से, मान लीजिए a दे और तब आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछ ले, उस केस में देखिए हम लोग इस a का एक बार करते हैं क्यूब और इसी को करते हैं तिगुना और हम लोग कर लेते हैं इसे माइनस, यह फॉर्मूला यूज करते हैं। x प्लस 1/x का मान दे और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो जो मान दिया गया है उसका एक बार क्यूब करेंगे क्यूब और एक बार तिगुना और उसको हम लोग घटा लेंगे। तो x प्लस 1/x इस पूरे को मानते हैं, x प्लस 1/x का मान 6, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है तो इस 6 का करेंगे एक बार क्यूब और इस 6 को एक बार करेंगे तिगुना और माइनस कर लेंगे। तो 6 का क्यूब 216 में से 6 तरीका 18 माइनस करिए, 216 में से 18 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 198, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 198 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यह आपका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। बोला है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल BCD बराबर 120 डिग्री, AB वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है, केंद्र से होके गुजरने वाली जीवा है तो यह आपका व्यास कहलाएगा। तो एंगल ABD का मान क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि चक्रीय चतुर्भुज बोलते किसको हैं, तो किसी भी वृत्त के अंदर चतुर्भुज ऐसे हो कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो। चारों कोना देख लीजिए कहाँ पे हो, चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो, वह कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पे जो है ना यह आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, नाम इसका दे लेते हैं ABCD। इसके अलावा क्या बोला है, AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो देख लीजिए AB कहाँ से गुजरा है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा है। केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो आपका व्यास कहलाता है, तो AB व्यास भी हो जाएगा इस वृत्त के हिसाब से। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, वृत्त के भीतर कोई चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर, चारों कोना देखिए कहाँ है, वृत्त के परिधि पर है, यह वृत्त का परिधि कहलाएगा, तो वह कहलाता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक रूल होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180, इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग 180, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो इसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे बोला है एंगल BCD बराबर 120, BCD तो इसको जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। देखिए BCD इस वाले एंगल का वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री, एंगल BCD का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल से इस वाले एंगल का मान तो निकल जाएगा। देखिए इससे यह कोण और यह कोण सम्मुख है और सम्मुख कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में, तो यह 120 है तो यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 120 दिया है तो उससे इस वाले कोण का मान हम लोग निकाल लिए 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल ABD का मान, एंगल ABD देखिए ABD इस वाले एंगल का मान निकालना है, जो बीच में होता है उस एंगल का मान निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे केवल इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज के हिसाब से केवल आप देखिए, इस त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण तो हमें पता है 60 डिग्री, अगर दूसरा कोण भी पता लग जाए तो फिर तीसरे कोण का माप हम लोग 180 में से घटा के निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक थ्योरम देखिए क्या है कि व्यास द्वारा, देखिए यह तो व्यास ही है ना, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, मतलब इस कोण का माप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। व्यास के द्वारा, जैसे यहाँ पे देखिए कोई सर्किल बना लिए और हम यहाँ पे व्यास बना दिए, ठीक, केंद्र बिंदु से होकर अगर रेखा गुजरेगा तो व्यास, और इसके द्वारा अगर परिधि पर कोण बना दिए तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा, इस कोण का माप आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह व्यास है, इसके द्वारा परिधि पर यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा उसका माप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में देखिए एक कोण 60 डिग्री, एक 90, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा, तो
तो 90 और 60 150, तो तीसरे कोण का माप आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। चूंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण पता है 90 और 60 150, तो तीसरा कोण तो 30 डिग्री ही होगा ना। तो हमसे पूछा था एंगल ए बी डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब एंगल ए बी डी का वैल्यू आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी विकल्प ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। गौर से समझिएगा, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 36। फिर से सुनिएगा, आर त्रिज्या वाले किसी भी अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा त्रिभुज हम बनाएंगे उसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर यानी कि सर्कल के, सेमी सर्कल के त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों होता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्धवृत्त है, अब इस अर्धवृत्त में देख लीजिए इसका जो व्यास होगा, जैसे यहाँ पे त्रिज्या 6 मीटर दे रखा है तो व्यास कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब सबसे बड़ा त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो यही त्रिभुज बनेगा, इसी तरीके से सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो उसका जो व्यास होगा वही त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधार, और यह जो होगा ना केंद्र बिंदु से परिधि, इसका त्रिज्या हो जाएगा। सेमी सर्कल है, इसका केंद्र बिंदु से परिधि मिला दिए तो त्रिज्या हो गया, तो इसका जो त्रिज्या होगा वह त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 गुणे आधार, तो आधार कितना 12 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना 6, काटिए 2 से 2 छके 12, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 वर्ग मीटर, यानी कि 36 वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल हो गया। तो किसी भी सेमी सर्कल में यानी कि अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसका त्रिज्या का 2 गुना जो होगा वह आपका आधार हो जाएगा, और त्रिज्या जो होगा वह ऊंचाई का काम करेगा। फिर यह फॉर्मूला लगा सकते हैं या सीधे आप स्क्वायर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, आगे हमें कंपैरिजन करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें यह पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ जो भी भिन्न है, जैसे 2/3, 3/5, इसी को लिख लेते हैं। 2/3 है, उसके बाद क्या है 3/5 है, और उसके बाद आपका 11/15 है। इसी को आपको अरेंज करना है, यही भिन्न चारों विकल्प में है। हमें बताना है कि कौन सा सही है, और यह सिंबल दिया गया है। इस सिंबल का मतलब होता है जन्ने नो कोन्ने छोट, तो पहले वाला संख्या छोटा, बाद वाला संख्या बड़ा, मतलब कि यहाँ पे संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया गया है। आरोही क्रम में छोटा संख्या पहले, बड़ा संख्या बाद में लिखते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से एक बात समझिएगा, किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में समान अंक से अगर गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/7 है, हम ऊपर भी x से गुणा कर दिए, नीचे भी x से गुणा किए, तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं। ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे 7x हो जाएगा, फिर से x से x कट जाएगा, 2/7 रह गया। यानी किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में समान अंकों से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, बट्टा में 3 है, 5 है, 15 है, क्या इसका बट्टा वाला यानी कि हर बराबर हो सकता है, हो सकता है। 3, 5 और 15 पे जाके बराबर हो जाएगा, तो सबके हर को 15 बना लीजिए। तो इसके लिए नीचे कितना से गुना, 5 से, 5 दिया 15। इसके लिए नीचे कितना से गुना, 3 से गुना, 5 दिया 15। इसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं। अब नीचे में 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 5 से गुना, नीचे में 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना, इसमें गुना नहीं किए हैं तो जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 से गुना किए तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे तो कुछ गुना किए ही नहीं है, मतलब अल्टीमेटली आपने कुछ इसमें किया ही नहीं है। अंश और हर दोनों में आप 3 से गुना किए, मतलब मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन देखिए हमारा काम हो गया, हमारा काम क्या हो गया, यहाँ भी बट्टा में 15, यहाँ भी बट्टा में 15, यहाँ भी बट्टा में 15, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यह 2 पंचे 10, यह 3 तिया 9 और यह 11। तो देखिए 9, 10, 11, 9 वाला पहले रहेगा, यानी कौन पहले रहेगा, 3/5। उसके बाद 10 वाला यानी 2/3, जो इसका रियल वैल्यू है उसी को लिखिएगा। उसके बाद कौन रहेगा, 11/15, यानी हम इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। 3/5 सबसे छोटा, उसके बाद 2/3 और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर लिए। दूसरा मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे 5 दूना 10, 3 तिया 9, ठीक है। एक तो मेथड आपका यह हो गया। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 2 पंचे 10, 3 तिया 9, 10 9, ठीक है, 10 9,
यह बड़ा है यह छोटा है, इसमें क्या बोला, यह छोटा है यह बड़ा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। देख लीजिए क्रॉस में गुना करिएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 2 पंचे 10, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 3 तिया 9, जिसके सामने बड़ा वैल्यू वह बड़ा भिन्न, छोटा वैल्यू छोटा भिन्न, जबकि इसके बारे में क्या बोला है कि यह छोटा है यह बड़ा है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़िए उसी तरीके से 11 पंचे 55, 15 तिया 45, यहाँ 55 है यहाँ 45 है। देख लीजिए यह वैल्यू बड़ा होगा यह भिन्न बड़ा होगा यह छोटा होगा, इसमें उल्टा कर दिया है ना। इसके बारे में बोल रहा है कि छोटा है और यह बड़ा है, सिंबल से पकड़िए, तो यह ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। आगे चलिए इससे पकड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए 15 तिया 45, 11 पंचे 55, यहाँ तक तो ठीक है। 45 है 55 है, पहले छोटा बाद में बड़ा। 11 तिया 33, 15 दूना 30, 11 तिया 33, 15 दूना 30, पहले बड़ा बाद में छोटा, तो यह भी क्या हो गया गलत। इसमें पहले छोटा बाद वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन को आप छांट चुके हैं, तो जो चौथा होगा वह आपका आंसर हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इस वाले व्यंजक का घनमूल क्या होगा या फिर इसका वैल्यू क्या होगा। दोनों एक ही बात है, हम इसका घनमूल निकाले या फिर क्यूबिक रूट ऑफ इसका मान निकाले, दोनों एक ही चीज होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका, गौर से समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 का घनमूल वही होगा जिसके क्यूब करने पर 8 आ जाए। अगर हम आपसे कहें कि 64 का घनमूल क्या होगा, तो 64 का घनमूल वही होगा जिसके क्यूब करने पर 64 आ जाए। तो उसी तरीके से इसका घनमूल वही होगा जिसके क्यूब करने पर इतना आ जाए। तो अंतिम अंक से पकड़िए, क्या हम 8 का क्यूब करेंगे तो अंतिम में 4 आएगा, तो 8 8 64 8 512, 8 का क्यूब करेंगे तो अंतिम में 2 आएगा, यानी कि जिसके अंतिम में 8 है वह ऑप्शन कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अंतिम अंक से पकड़िए, इसके अंतिम में क्या है 8, इसका घनमूल वही होगा जिसके क्यूब करने पर इतना आए, तो केवल अंतिम अंक से, तो 8 का क्यूब करिए, 8 8 64 8 512, अंतिम में 2 आएगा, क्यूब के अंतिम में क्या है 4 है, मतलब यह नहीं हो सकता है। तो इसी दोनों में से कोई होगा, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा आंसर माइनस वाला हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या का क्यूबिक रूट आपका क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर संख्या नेगेटिव है तो इसका क्यूबिक रूट भी आपका नेगेटिव होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। दूसरा देख लीजिए तरीका यह है कि हमें क्यूबिक रूट ही निकालना है ना, घनमूल ही करना है। तो घनमूल करने का तरीका यह है कि जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से 3 अंक छांटिए। क्या करना है आपको, पीछे से 3 अंक छांटना है, तो छांट लिए। अब पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है कि किसका क्यूब करे कि या तो 13 आ जाए या 13 से कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब शूट नहीं किया, 2 का क्यूब शूट किया तो 2 लिखेंगे, क्वेश्चन के अंतिम में जो है उसको लिख दीजिए ना। 2 काम करना है, पीछे से 3 अंक छांटिए, जो बचा है उसके बारे में सोचिए कि किसका क्यूब करे कि 13 या उससे कम। तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का 27, 3 का शूट नहीं किया, 2 का शूट किया तो 2 लिखिए। और एक काम और करना है, क्वेश्चन के लास्ट में जो अंक है उसको सीधे लिख देना है, माइनस है तो माइनस, यानी कि -24 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% वृद्धि पर तय करता है। तो देखिए उत्पादन लागत अगर 100 है तो तय कितना करता होगा, वह 140 तय करता होगा। उत्पादन लागत हम कितना मान लिए, मतलब क्रय मूल्य, उत्पादन लागत मतलब कि क्रय मूल्य कितना मान लिए 100, तो एक 40% वृद्धि कर देता है, मतलब 140 जो है ना वह तय करता है उसका कीमत। अब 20% छूट पे बेचता है, तो 140 पर 20% छूट देता है, मतलब इसके कितना परसेंट में वस्तु को बेचता होगा, 80% में। इस पे छूट कितना देता है 20% में, मतलब 80% में, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 14 8 112, मतलब वस्तु को कितना में बेचता होगा 112 में। समझिए फिर से, सामान 100 रुपया का है, उसका कीमत 140 कर देता है, क्योंकि 40% वृद्धि कर देता है तो 140 कर दिया। अब इस पर 20% डिस्काउंट, मतलब इसके 80% में बेच दिया, मतलब कितना में बेच दिया 112 में। तो 100 का सामान 112 में बेच दिया, लागत मूल्य कितना माने 100 का सामान 112 में बेच दिया, तो लाभ कितने परसेंट का होगा 12% का, जबकि इसको 48 रुपये का लाभ हुआ। तो यह जो 48 रुपये है वह 12% का वैल्यू है, तो 12 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बताना है, यानी 100% का मान, तो हम गुना करेंगे 100 से। सोल्व कर लीजिए, 12 चौके 48, 4 गुना 100, यानी कि 400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा। देखिए यह तो फॉर्मूला ही है, अगर a + b + c का मान 0 हो
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3abc, मतलब इसके बराबर हम लिख सकते हैं 3abc। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, मतलब आंसर हो जाएगा विकल्प बी। फॉर्मूला ही है ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो ना तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी के घंटे की सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री आगे घूमेगी। घंटे की सुई 18 डिग्री, तो सबसे पहले यह देखिए कि 18 डिग्री घूमने के लिए घंटे की सुई को कितना समय लगेगा, 18 गुने 2 यानी कि 36 मिनट का समय लगेगा। क्लियर, 18 डिग्री घूमने में घंटे की सुई को कितना समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि घंटे की सुई का जो रफ्तार है ना वह आधा डिग्री प्रति मिनट है, आधा डिग्री प्रति मिनट, यही रफ्तार है घंटे की सुई का, मतलब जितना मिनट होगा ना उसका आधा डिग्री घूमेगा। तो 18 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट समय लगेगा, 36 मिनट, 36 मिनट में वो 18 डिग्री घूमेगा, क्योंकि इसका रफ्तार यही है। और जो मिनट वाला सुई है उसका रफ्तार है 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि यह 1 मिनट में ना 6 डिग्री घूमता है। कौन वाला, मिनट वाला। मिनट वाले सुई का रफ्तार है 6 डिग्री प्रति मिनट और घंटे वाले सुई का रफ्तार है आधा डिग्री प्रति मिनट। इसके पीछे लॉजिक यह है कि घंटा वाला जो सुई है, ये जो घंटा वाला सुई है वो एक चक्कर लगाने में 12 घंटा का समय, तो 12 घंटा में यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर, तो 1 घंटा में 12 या 36 30 डिग्री का कोण, तो 1 घंटा में 30 डिग्री दी, 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में 30/60, 30/60 काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, मतलब जितना मिनट होगा ना उसका आधा डिग्री। मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगाता है, 60 मिनट 1 घंटा लगाता है ना, 60 मिनट का समय, तो 360 डिग्री का कोण 60 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यह रफ्तार यहाँ पे हम लिख दिए दोनों का। अब देखिए, तो घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, इसके लिए इसको समय कितना लगेगा 36 मिनट। अब 36 मिनट में ही मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 36 मिनट में 36 गुने 6 डिग्री यानी कि 216 डिग्री आपका मिनट वाला सुई चलेगा। जितने समय में घंटा वाला सुई 18 डिग्री उतना समय में मिनट वाला सुई कितना डिग्री 216 डिग्री चलेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3/2 होता है। यही फॉर्मूला आप यूज करिएगा जब भी विकर्णों की संख्या निकालना होगा। किसी भी पॉलीगन में अगर विकर्णों की संख्या निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या यूज करिएगा n × n-3/2। जैसे चतुर्भुज में तो n के जगह 4, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 4 गुने 1 4/2 यानी कि 2, तो चतुर्भुज में विकर्णों का संख्या 2 होता है। 19 भुज बोला है तो n के जगह रखिए 19 × n-3, 19 - 3 कितना हो जाएगा 16, बट्टा में क्या आएगा 2 आएगा, 2 से काटिए 2 8 16, 19 8 152, यानी कि 19 भुजा वाले पॉलीगन में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 152। यह फॉर्मूला है पॉलीगन का जिसको आपको याद रखना है n × n-3/2। दो ही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पॉलीगन टॉपिक के अंदर, एक विकर्णों की संख्या n × n-3/2 और दूसरा सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बैंक में दीपा ने 6250 रुपए की राशि जमा करती है जो कि 2 साल वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 7840 हो जाता है। देखिए जमा कितना की है चक्रवृद्धि ब्याज पर 6250 रुपए। क्लियर, अब यह 2 साल में कितना हो गया 7840 रुपए। तो सबसे पहले आप रेशियो लिख लीजिए इस दोनों का, रेट हमें बताना है ना, तो सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का आप रेशियो लिखिए। अब जब रेशियो बनाइएगा अनुपात बनाइएगा, अनुपात में कटने वाला होता है तो काटते हैं, तो 2 साल में इतना हो जाता है ना, या कितने साल में होता है 2 साल में। 2 साल में धनराशि 6250 से 7840 हो जाता है, मूलधन इतना, इससे मिश्रधन इतना हो जाता है। तो 2 साल में इतना हो जाता है, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में निकालना होगा इसका वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 और 784 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 88। फिर से समझिएगा, 2 साल में धन 685 से 784 हो जाता है, तो 1 साल में कितना इसका वर्गमूल कर देंगे। 3 साल में अगर इतना से इतना हो जाता है तो 1 साल में कितना, तो इसका घनमूल कर देंगे। 4 साल में इतना से इतना हो जाता है तो 1 साल में कितना, तो 2 बार वर्गमूल कर देंगे।
ठीक है, तो इस मेथड का उपयोग करना है। अब आगे देखिए, एक साल में धनराशि 25 से कितना हो जाता है 28, तो एक साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वह रेट होता है, तो वृद्धि कितना का 25 से 28 हो गया, यानी 3 का वृद्धि, बट्टा में लिखेंगे हम लोग मूलधन, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, 25 चौके 100 यानी कि 4 तिया 12%, यही आपका रेट हो जाएगा। एक साल में धन में जो भी वृद्धि होगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक साल में धन में जो भी वृद्धि होगा वह रेट कहलाएगा। तो 25 से 28 हुआ, 3 का वृद्धि कितना पे 25 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकेंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखो, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दूरी तय करना होता है। तो इस रेलगाड़ी का चाल कितना है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 78 में अगर 5/18 से गुना कर दिए तो यह क्या हो जाएगा 78 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इस चाल से 27 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो चाल गुने समय यही दूरी तय करेगा। अब इस चाल से 27 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर लेता है, यानी कि रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई को कुल इतनी दूरी तय कर लेगा 27 सेकेंड में। समझिए, रेलगाड़ी का स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में गुना करना है, 5/18 से गुना कर दी, क्योंकि आगे जो समय है वह सेकंड के रूप में है, तो समय सेकंड के रूप में रहे तो दूरी को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और दूरी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। तो इस चाल से 27 सेकंड में, तो इस चाल से 27 सेकंड में यही दूरी तय करेगा ना। बोला है दूरी कितना तय करता है, तो 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में अपनी लंबाई कुल इतनी दूरी तय कर लेता होगा। तो रेलगाड़ी आपका जो है ना वह इस चाल से इतने समय में कुल इतनी दूरी तय करता है। बस आप इसको सोल्व करिए। 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 से काटिएगा 9 तिया 27, 2 से काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 39, गुना कर लीजिए 5 तिया 15, 15 नवा 135 के लिए हम लिखेंगे 5 हासिल 13, 15 तिया 45 और 13 58 यानी कि 585। इधर 450 प्लस में इधर आएगा तो 450 माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। माइनस करिए, 5 होगा यहाँ पे, 5 में से 0 माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, यानी कि x का वैल्यू 135 आ गया। x क्या माने थे, रेलगाड़ी का लंबाई माने थे, तो रेलगाड़ी का लंबाई आपका 135 मीटर हो गया। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका tan थीटा बराबर 5/6। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही तो होता है ना tan थीटा बराबर। इसका मतलब यह वैल्यू आपका साइन का हो गया, यह वैल्यू कॉस का हो गया। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे क्या लिखिएगा, जहाँ साइन है वहाँ पे 5 लिखिए, जहाँ कॉस है वहाँ पे 6 लिखिए, जहाँ साइन है वहाँ पे 5 लिखिए, जहाँ कॉस है वहाँ पे 6 लिखिए। कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 गुने साइन थीटा तो 12 पंचे 60, माइनस 5 गुने कॉस थीटा तो 5 छके 30। सेम चीज़ नीचे हो जाएगा 60 प्लस चिन्ह के साथ, 60 प्लस 30, ऊपर में 60 में से 30 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, नीचे में 60 और 30 कितना 90, 30/90 यानी कि 1/3, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस होता है, तो यह साइन का वैल्यू यह कॉस का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देख लीजिए, हमें इस व्यंजक का लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 15-12 का एलसीएम कितना होगा 60। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इस दोनों में से बड़ी संख्या को पकड़िए। तो बड़का कौन है 15, इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका नहीं काटे। तो 15 दूना 30 नहीं काटेगा, 15 तिया 45 नहीं काटेगा, 15 चौके 60, 60 को काटेगा। तो 60 से शुरू मात्र एक ऑप्शन हो रहा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए डिटेल में, 60 तो इसका हो गया। अब वेरिएबल का देख लीजिए, सभी वेरिएबल को लिखिए एक्स वाई, तो सभी वेरिएबल को लिख लीजिए। ओके, अब एक काम और आपको करना है, पावर जो सबसे बड़ा है उसको लिखिएगा। तो x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर तो 3, y का पावर 4 है, यहाँ 5 है तो 5। जब वेरिएबल का, ठीक है, बीजीय व्यंजक का जब भी आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो क्या करना है आपको, जितना भी बेस दिख रहा है सभी को लिख लीजिएगा, जो भी बेस दिखे सबको लिख लीजिएगा। तो एक्स वाई दिखा तो एक्स वाई को लिख दिए, और एलसीएम में अधिकतम पावर डालना है, जो सबसे बड़ा पावर होगा। एचसीएफ निकालना होता, मान लीजिए इसका महत्तम निकालना होता तो क्या करते, तो सबसे पहले 15 और 12 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 3। अब उस वेरिएबल को लिखिए जो दोनों में है, तो एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में
दोनों जगह कौन है, एक्स वाई है। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों में से कहीं भी दिखता तो हम लिख देते, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में दिखेगा उसी को लिखेंगे। तो एक्स वाई दोनों में है, और एचसीएफ में सबसे कम पावर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो कम पावर कितना 2, वाई का 4 है यहाँ 5 है, कम पावर कितना 4, तो यह इसका एचसीएफ हो जाएगा, यह इसका एलसीएम हो जाएगा। देख के ही पता लग गया था कि हमारा आंसर विकल्प डी होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ जो भी रेशियो है वो आपस में बराबर है, a² + b² बट्टा c², तो यह अनुपात है, इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना, तो सब अनुपात आपस में बराबर है, और इसके बट्टा में क्या है, बराबर में क्या है 1/k, यानी सभी अनुपात का वैल्यू 1/k के बराबर है। और k का मान पूछा है, यानी हम लोगों से क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, प्रत्येक अनुपात का मान, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो पूछा गया है। तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर आपका देखिए क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंशों का योग, सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ डिनोमिनेटर dr। अब देखिए जब भी रेशियो इस तरीके से दे और बराबर में k दे, x दे, y दे, उसका मान पूछे, या इतना ही वैल्यू देकर के आपसे पूछे प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, 1/k के बराबर है, तो हम लिखेंगे 1/k बराबर सम ऑफ न्यूमरेटर यानी सभी के अंशों का योग, a² + b² b² + c² c² + a², तो जोड़िए a² 2 बार, b² भी 2 बार, सब 2 बार, तो 2 × a² + b² + c²। क्लियर। बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में क्या लिखेंगे, हरों का योग, तो c² a² b² यानी कि a² + b² + c², यही लिखेंगे। चलिए अंशों का योग बट्टा हरों का योग कर लेना है। अब इससे काटिए, यह वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 1/k, तो इधर बचा आपका 1/k बराबर, इधर क्या है 2, हमें बताना है k का मान, तो इसको भी उल्टा कर लीजिए, 1/k को उल्टा करेंगे तो k हो जाएगा, तो 2 को भी उल्टा करिए 1/2 हो जाएगा। 1/k का मान 2 है तो k का मान 1/2 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी। पहचान लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर सब आपस में बराबर हो और आपसे पूछे प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो यही फॉर्मूला, या सब बराबर में हो और बराबर में k x y कुछ भी दे उसका मान पूछे, मतलब यहाँ भी आपसे पूछा गया प्रत्येक अनुपात का मान। और जब भी प्रत्येक अनुपात का मान निकालना होगा तो अंशों का योग बट्टा हरों का योग, यही मेथड यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।